बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम मेनली तो सेक्शन नंबर 236 जी और 236 एच पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ हम जो विथहोल्डिंग डिडक्शन और विथहोल्डिंग टैक्सेस का कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। और 236 जी और एच विथहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजंस नहीं हैं, लेकिन इसको भी हम देखेंगे क्यों नहीं है, ये कैसे मुख्तलिफ हैं विथहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजन से। और बीइंग अ विथहोल्डिंग एजेंट, और यहाँ 236 एच और जी में आप कलेक्टर ऑफ टैक्स एडवांस टैक्सेस हैं, तो इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, और विथहोल्डिंग एजेंट आप हैं तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए। आज के सेक्शंस में हम इस सब के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम 236 जी और एच को देखें, तो हम सबसे पहले जो विथहोल्डिंग डिडक्शन ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट है हम उसको समझ लेते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि कुछ सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं इनफैक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, लाइक सेक्शन 149, 153, 155 एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ कोट किए हैं। इसमें होता ये है कि पर्सन मेकिंग पेमेंट, जो आदमी पेमेंट कर रहा होता है, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, अगर पेमेंट कर रहा है तो और वो विथहोल्डिंग एजेंट है, तो उसे कुछ टैक्स काटना पड़ता है पेमेंट में से। तो फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा होता है इसलिए ये विथहोल्डिंग एजेंट कहलाता है, और एम्प्लॉई पेमेंट रिसीव कर रहा होता है। तो जब लेट्स से कि एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, और सेक्शन 149 ये कहता है कि एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टिमेट एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, और उस पर टैक्स वर्कआउट करके डिवाइड बाय 12 करके मंथली सैलरी से डिडक्ट कर लिया करे। तो यहाँ देखें, एम्प्लॉयर ने यही काम किया, और सेक्शन 149 में 1 लाख की मंथली सैलरी थी, उसमें से सेक्शन 149 की वजह से 10,000 रुपए विदहेल्ड करके 90,000 का चेक बना दिया, और ये चेक एम्प्लॉय को मिल गया। और ये 10,000 रुपए जो हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एफबीआर को जमा करा देता है। एफबीआर टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से अब इसके अंदर अगेन एम्प्लॉयर कौन है? विथहोल्डिंग एजेंट है। पर्सन मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करने वाला शख्स है, और ये क्या करता है? पेमेंट करते हुए टैक्स काट लेता है। क्यों काट लेता है? सेक्शन 149 में ऐसा लिखा है, तो इसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन है। अब आइए एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक कस्टमर है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो सप्लायर है वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो सप्लायर ने कुछ सामान सप्लाई किया कस्टमर कंपनी को, तो कस्टमर के पास 1 लाख रुपए का बिल आया, और विथहोल्डिंग टैक्स काटना है क्योंकि कस्टमर लिमिटेड कंपनी है, विथहोल्डिंग एजेंट है सेक्शन 153 की वजह से। तो 5% टैक्स कटेगा, फाइलर का रेट लगेगा, सप्लायर हम एज्यूम कर रहे हैं फाइलर है। तो कस्टमर 1 लाख रुपए में से 5,000 विथहोल्ड करके 95,000 का चेक बनाएगा, और ये 95,000 सप्लायर कंपनी को रिसीव हो जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो ये तो विथहोल्डिंग टैक्स का एक पैटर्न है जो हमारे ऑर्डिनेंस में मौजूद है। इसमें आप एक और मिसाल ले लें, रेंटल में पेमेंट करने वाला कौन होता है? लैंडलॉर्ड होता है। पेमेंट करने वाला लैंडलॉर्ड नहीं होता, पेमेंट करने वाला टेनेंट होता है। तो टेनेंट क्या करता है? विथहोल्डिंग एजेंट है, तो वो टैक्स विदहेल्ड करके लैंडलॉर्ड को बैलेंस पे कर देता है। और इस एग्जांपल के अंदर कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, जो कि कस्टमर है, ये कौन है? ये विथहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? विथहोल्डी कहते हैं, जिसका टैक्स कटा गया है। तो इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बाद अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 236 जी को हम पहले देखते हैं ये क्या है। देखिए, 236 जी विथहोल्डिंग सेक्शंस में तो आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये विथहोल्डिंग सेक्शन नहीं है। इस ये क्यों नहीं है, इसको अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस मैंने सेक्शन 236 जी और एच को टेबल फॉर्म में डाल दिया। हम ऑर्डिनेंसेस को नहीं देख रहे, वही चीजें हमने टेबल फॉर्म में डाल दी हैं। 236 जी, एडवांस टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। तो अगर एक सेलर है और वो सेल किसको करता है? 3 लोगों को करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को और होलसेलर को। अच्छा, यहाँ देखें, विथहोल्डिंग एजेंट जो है, विथहोल्डिंग एजेंट, इसको हमने कहा है सेलर। लेकिन मैंने लिख तो दिया कि विथहोल्डिंग एजेंट, लेकिन ये लिखना ये नहीं चाहिए, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया।
ये सेलर है और सेलर जो है यहाँ पर बेसिकली टैक्स को इन एडवांस कलेक्ट कर रहा है। देखिए सेलर जो होता है हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, इस एग्जांपल में हमने देखा, देखिए सेलर तो ये है, सेलर तो सप्लायर है, तो सप्लायर ने तो कोई भी टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, बल्कि सप्लायर को तो टैक्स विदहेल्ड किया है कस्टमर ने। लेकिन 236 जी में हम एक उल्टी स्टोरी पढ़ रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया सेलर को कि भाई आप अपने बायर से टैक्स कलेक्ट करें। तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ टैक्स हो रही है इन एडवांस, ठीक है। तो ये यहाँ पे विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कलेक्ट अ पर्सन कलेक्टिंग एडवांस टैक्स, ठीक है। तो ये मैंने क्लैरिफाई किया आपको। अब सेल कौन करेगा? सेल बाय मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर। अब कौन लोग ये काम करेंगे? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या कमर्शियल इंपोर्टर हैं और आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर सेल इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू कंडीशन ये कि आप किन सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हो। आप इन सेक्टर्स में कोई लगभग 14-15 सेक्टर्स हैं, अगर आप इन सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, लेट्स से आप मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या कमर्शियल इंपोर्टर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या मैन्युफैक्चरर ऑफ पोल्ट्री और एनिमल फीड है या कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ पोल्ट्री और एनिमल फीड है, और इसी तरह से इसको आप पढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप सेल इनवाइस जनरेट करेंगे, जो कि आगे हम देखेंगे सेल इनवाइस का एक्सट्रैक्ट भी किस तरह इसको होगा प्रैक्टिकली। तो जब आप सेल इनवाइस जनरेट करेंगे और आप इन सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अब देखें यहाँ मैंने लिख दिया सेल्स टू किसको, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड होलसेलर, और यही यहाँ पर सेक्शन की हेडिंग भी है। यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया, एडवांस टैक्स कलेक्टिंग फ्रॉम, ठीक है, ओके। तो एडवांस टैक्स कलेक्टिंग फ्रॉम ये कौन है? बायर से एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, जो खरीदारी करने वाला है। हालांकि दोबारा से मैं रेफर करवाता हूँ, यहाँ पे देखें बायर तो ये था, यहाँ बायर क्या करता था, पेमेंट करते विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके सेलर को पेमेंट करता था। लेकिन यहाँ पर सेलर को पाबंद किया है कि बायर को आप एक एडिशनल टैक्स चार्ज करें जो एज इट इज गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे जमा करा दें। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट यहाँ लाया है गवर्नमेंट ने। अब देखें, अब हुआ क्या, हम एग्जांपल बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर है पोल्ट्री फीड का, उसने सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को, तो अब वो क्या करे, अब उसको एडवांस टैक्स कितना कलेक्ट करना है, तो 3 रेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब क्या आपने फर्टिलाइजर बेची है मैन्युफैक्चरर ने? नहीं। क्या आपने फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर हैविंग स्टेटस ऑफ एटीएल? नहीं। अदर केसेस, तो आप अगर मैन्युफैक्चरर थे पोल्ट्री फीड के और आपने सेलर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को माल बेचा है, तो आप जो भी इनवाइस बनाएंगे उस इनवाइस के ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ये रेट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर फाइलर हैं तो 0.1%, अदरवाइज 0.2%, ये टैक्स आप इनवाइस में चार्ज करके उसको देंगे और वो आपको पेमेंट करेगा और आप पेमेंट गवर्नमेंट को जमा करा देंगे उसके बिहाफ पे। और ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल टैक्स है, इसका टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। और लेट्स से आप मैन्युफैक्चरर हैं, लेट्स से फर्टिलाइजर्स के, तो फर्टिलाइजर्स में 2 रेट दिए हैं। अगर आप ऐसे फर्टिलाइजर हैं कि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में हैं, इनकम टैक्स की भी और सेल्स टैक्स की भी, तो आपको बस 0.25% देना है। इन अदर केस 0.7% और 1.4% नॉन फाइलर के केस में। तो 236 जी अगेन रिपीट कर रहा हूं, 236 जी सेल करने वाले पर्सन को अपने बिल में ऐड करके कस्टमर को चार्ज करना है, कस्टमर से रिसीव करके कस्टमर के बिहाफ पे जमा कराना है, ठीक है। उसके बाद जब ये 236 जी समझ आ गया, तो 236 एच तो बिल्कुल इसी तरह है, तो इसको इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। जो सेक्टर्स हैं सारे वही सेक्टर्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ से आप देखेंगे बस फर्टिलाइजर गायब है, बाकी सारे के सारे वही वाले सेक्टर्स इसके अंदर हैं। और यहाँ पे क्या है, सेल कर रहा हो कौन? मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पर जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। 236 जी में मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डीलर भी है, होलसेलर भी है और कमर्शियल इंपोर्टर भी है। और सेल किसको हो रही होगी? सेल सिर्फ रिटेलर को हो रही होगी। लेट्स से अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं एक रिटेलर को, ठीक है, सेल टू रिटेलर, तो आप अपनी इनवाइस में क्या करेंगे,
रिटेलर फाइलर है तो 0.5% आप चार्ज कर लेंगे, नॉन फाइलर है तो 1% चार्ज कर लेंगे, और ये भी टैक्स एडजस्टेबल होगा रिटेलर के पास, रिटेलर के हाथ में। इन अदर वर्ड्स, रिटेलर के लिए बैलेंस शीट आइटम है, एडवांस टैक्सेस में वो उसको पार्क करेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये उसका लायबिलिटी अकाउंट बैलेंस शीट आइटम है, और ये लायबिलिटी पे कर देंगे, लेजर जीरो हो जाएगा। आगे हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख लेंगे। अच्छा, दूसरा विद होल्डिंग एजेंट कौन है इस सेक्शन के अंदर, 236H के अंदर? सेल बाय एवरी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर टू सेल्स टू अनदर होलसेलर। अब अगर कोई डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ तो रिटेलर था, लेकिन अगर होलसेलर को सेल कर रहा है तो 0.5% फाइलर के केस में और नॉन फाइलर के केस में 1% डिडक्ट करेगा। तो ये हमने बात कर ली। अब हम थोड़ी सी और इसको एलोबरेट करते हैं ताकि बात हमें थोड़ा अच्छी तरह समझ आए। देखिए, हमने एग्जाम्पल बनाई यहाँ पे। देखिए, सेलर एक इम्पोर्टर कंपनी है, यानी कमर्शियल इम्पोर्टर कंपनी है ऑफ पोल्ट्री फीड, यानी वो पोल्ट्री फीड मंगाती है। कमर्शियल इम्पोर्टर कौन होता है? मंगवाता है, विदाउट वैल्यू एडिशन एज इट इज आगे बेच देता है। और कस्टमर टीयर वन का रिटेलर है। टीयर वन का रिटेलर कौन होता है? जिसको एफबीआर से इंटीग्रेशन की जरूरत होती है, उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न जाती है, वगैरह वगैरह, और उसका स्टेटस फाइलर है। तो अब किस तरह इनवाइस बनेगी? एक्सट्रैक्ट और सेल इनवाइस कैसे होंगे? ये सेलर कमर्शियल इंपोर्ट करने वाली कंपनी बना रही है। वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 1 लाख रुपए, पोल्ट्री फीड बेच रहा है, 1 लाख रुपए की बेची है, लेट्स से एक बैग बेच रहा है, और सेल्स टैक्स इस पे होता नहीं है क्योंकि ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस की वजह से एग्जेम्प्ट है। फिक्स शेड्यूल सेल्स टैक्स में एक शेड्यूल है जिसमें टेबल 1, 2, 3 मौजूद हैं, जहां पर अगर कोई आइटम मौजूद है तो वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सेल्स टैक्स। तो टेबल 2 में सीरियल नंबर 21 पे लिखा है पोल्ट्री फीड एग्जेम्प्ट है, इस पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा लोकल सप्लाई पे, ठीक है। टेबल 2 लोकल सप्लाई का होता है। ओके, तो टेबल 2 लोकल सप्लाई का है, तो इसने लोकल सप्लाई की है तो इसको कोई टैक्स अदा नहीं, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना था। तो वैल्यू इंक्लूसिव सेल्स टैक्स 1 लाख रुपए हुई। अब इसने क्या करना था? अब देखें, रिटेलर था, रिटेलर के लिए कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करता है? 236H, और रिटेलर फाइलर था तो ये 0.5% वाला रेट लगाना है। अब देखिए, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 1 लाख था तो 0.5% एडवांस टैक्स चार्ज करके 500 रुपए एडिशनल चार्ज किया, तो टोटल बिल अमाउंट बन जाएगा 1,05,000 रुपए। ये 500 रुपए, सॉरी 5,000 नहीं, 500, 1,05,000 रुपए का टोटल बिल हो जाएगा। अब इट मीन्स सेलर ऑफ पोल्ट्री फीड विल कलेक्ट 500 फ्रॉम रिटेलर एंड डिपॉजिट ऑन हिज बिहाफ टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब ये 500 रुपए इम्पोर्टर क्या करेगा? रिटेलर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग एंट्रीज इस लिहाज से बनी है कि रिटेलर विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, इट इज एज्यूम्ड। अगर होता तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। देखें, सप्लायर क्या करेगा? अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लेगा 1,05,000 रुपए से। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि जो पैसे आपको वसूल होने हैं, उधार का सौदा हुआ है, और सेल आपकी 1 लाख रुपए की थी, सेल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, क्रेडिट हो गई, और 500 रुपए आपको और रिसीव होंगे जो कि आपकी सेल्स नहीं है, बल्कि वो एक लाइबिलिटी अकाउंट में जाएंगे क्योंकि आपने कस्टमर के बिहाफ पे जमा कराने हैं। तो विदहोल्डिंग टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 236 सॉरी 236H, आपने लाइबिलिटी अकाउंट एक खोल लिया चार्ट ऑफ अकाउंट में, अदर लाइबिलिटीज में 500 रुपए उसको आपने क्रेडिट कर दिए। हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड सेल इनवाइस। अच्छा, करस्पॉन्डिंग जो कस्टमर के पास करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी? वो परचेज बुक करेगा 1 लाख से, अपना बैलेंस शीट आइटम एडवांस टैक्स बुक करेगा 500 रुपए से, और अकाउंट पेबल बुक कर लेगा 1,05,000 रुपए से। उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या होगा कि जो सप्लायर है इसको पैसे मिल गए। हमने एज्यूम किया कि रिटेलर क्योंकि विदहोल्डिंग एजेंट नहीं था तो उसने पूरे पूरे पैसे 1,05,000 रुपए कस्टमर सप्लायर के बैंक में डाल दिए या कैश में दे दिए, और अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हो गया तो क्रेडिट हो गया। तो सप्लायर के पास देखें, अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था या क्रेडिट होकर नलिफाई हो गया, और बैंक के अंदर 1,05,000 रुपए आ गए। और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या की? कस्टमर ने अपना बैंक या कैश क्रेडिट कर दिया। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ कम हो गया, और अकाउंट पेबल जब रिड्यूस होता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट हो गया, यानी बिल अदा हो गया। यानी आप जब अपने ईआरपीज में क्या कर रहे होते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं बिल को, जो पे करना होता है, बिल पे क्लिक करके बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पे कर देते हैं, तो बैक एंड पे एंट्री क्या हो जाती है? अकाउंट पेबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। तो ये एंट्री हो गई। मजीद आगे एंट्री तो कुछ होनी नहीं है। कस्टमर ने तो 1,05,000 का सामान खरीदा था जिसमें 1 लाख की परचेज बुक हुई, 500 रुपए का टैक्स बुक किया एडवांस टैक्स, जो कि एडजस्टेबल है, अपनी एनुअल टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करेगा, और परचेज बुक कर ली, और बाकी 1,05,000 रुपए दे दिए, बात खत्म। यहाँ एक स्टोरी और रह गई है
कि ज़ाहिर है जो ₹500 एक्स्ट्रा रिसीव हो गए हैं, वो इसने लायबिलिटी अकाउंट में पार्क किए हुए थे पहले, तो उस लायबिलिटी अकाउंट को खत्म करने के लिए कस्टमर के बिहाफ पे चालान जमा कराएगा और पे करेगा, तो बैंक और कैश क्रेडिट करके विथहोल्डिंग टैक्स पेएबल डेबिट कर देगा ₹500 से। तो अब देखें विथहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो ये अकाउंट आपका नलिफाई हो गया। तो ये जो 236 एच और जी का टैक्स है बेसिकली एक लायबिलिटी अकाउंट में पार्क होता है और पे हो जाता है और ये लेजर अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। जबकि जो कस्टमर है उसके लिए एडवांस टैक्स है और उसकी बैलेंस शीट आइटम में एडवांस टैक्स के तौर पे पार्क हो जाता है। ये तो हमने देख लिया कि अगर रिटेलर विथहोल्डिंग एजेंट नहीं था, व्हाट इफ एक और सिचुएशन देखते हैं। What if retailer is a withholding agent and retailer is required to withhold tax under section, अच्छा एस रह गया है, अंडर सेक्शन है, ठीक है। 153(1) है, आपको पता है 153(1)(a) एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि अगर आपने सप्लाईज खरीदी हैं और आप विथहोल्डिंग एजेंट है तो आप टैक्स विथहेल्ड करेंगे। तो अगेन ये एक्सट्रैक्ट्स थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, सप्लायर तो जो पहले एंट्री बनाई थी वो एंट्री बनाएगा, सॉरी कोई एंट्री में चेंज नहीं है, लेकिन जो कस्टमर था यहाँ पर उसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। देखिए पहले उसने अकाउंट पेबल में 1,05,000 डाल दिए थे, लेकिन क्योंकि अब ये विथहोल्डिंग एजेंट है तो अब इसको विथहोल्डिंग करनी है। और याद रखें विथहोल्डिंग 1,05,000 पर नहीं होगी, विथहोल्डिंग आप कीजिएगा 1,00,000 पे। आप अपने टैक्स के ऊपर थोड़ी विथहोल्डिंग करेंगे। तो आमतौर से ये हो जाता है कि हम 1,05,000, क्योंकि हम विथहोल्डिंग सेक्शंस में ग्रॉस अमाउंट ले रहे होते हैं जो कि टोटल अमाउंट होता है। लेकिन यहाँ आप ये ख्याल कीजिएगा कि तो एडवांस टैक्स था तो आप 1,00,000 पे विथहोल्डिंग कीजिएगा, 1,05,000 पे नहीं कीजिएगा। तो 1,00,000 पे एक कंपनी है तो विथहोल्डिंग 5% होगा टैक्स ईयर 2024 के रेट्स के मुताबिक। सप्लाईज के केस में हम कह रहे हैं फाइलर है कंपनी, ठीक है। तो ₹5,000 का आपने टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर जमा कराना है। तो अब आप क्या करेंगे, परचेज आपने डेबिट की 1,00,000 से, सेम जैसे कि आपने ऊपर भी की थी, देखें यहाँ पे भी की थी, एडवांस टैक्स भी ₹500 से सेम बुक किया। लेकिन ये जो अमाउंट था 1,05,000, अब आपने इसको तोड़ दिया। आपने क्या किया, 95,500 आपने पे कर दिए पार्टी को और ₹5,000 पार्टी के बिहाफ पे लायबिलिटी में बुक कर दिए कि जब पैसे आएंगे तो मैं उसके बिहाफ पे जमा करा दूंगा। सेकेंड एंट्री, यहां से क्या हुआ कि बैंक में पैसे आ गए, सप्लायर के बैंक में पैसे आ गए, कितने, 1,05,000। अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पे गलती है। अच्छा इसको सेट नहीं किया था, वही कॉपी पेस्ट हो गया है, इसको अगर हम यहाँ सेट कर सकें। देखें यहाँ पे पैसे जो आएंगे 95,500, यही डेबिट होगा, ठीक है, और यही क्रेडिट होगा 95,500। ओके, ये चले। और यहाँ अगर हमें लाइन मिल जाए तो हम इसको क्रॉस कर दें, रबर से तो मिटेगा नहीं, ड्राइंग अगर हम ब्लैक ले लेते हैं, देखिए ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। क्योंकि देखें पार्टी को उसने क्या बुक किया है, पार्टी को जो बुक किया है 95,500। आप देखें कस्टमर ने बैंक क्रेडिट किया 95,500 से, अकाउंट पेबल 95,500 से डेबिट कर दिया, तो अकाउंट पेबल्स नलिफाई हो गया। और यहाँ पर भी जो सप्लायर को पैसे आएंगे 95,500 आएंगे और 95,500 क्रेडिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल बुक कितने से हुआ था, 1,05,000 से, तो 95,500 तो आ गए, 95,500 यहाँ आ गए इसके पास, ठीक है। और अब क्या होगा, ओके, एक मिनट जरा, ओके, 95,500 की इसने पेमेंट कर दी कस्टमर ने, 95,500 से रिसीविंग हो गई, तो कैश डेबिट हो गए, अकाउंट रिसीवेबल 95,500 से क्रेडिट हो गया। तीसरी एंट्री क्या हुई कि कस्टमर ने सप्लायर के बिहाफ पे, थैंक यू, कस्टमर ने सप्लायर के बिहाफ पे ₹5,000 की पेमेंट कर दी, कैश क्रेडिट विद होल्डिंग टैक्स डेबिट। अब देखें ये जो 5,000 है, इसको अगर हम मार्क करने की कोशिश करें, ये देखें ये जो 5,000 था ये इससे नेट ऑफ हो जाएगा, ये वाले 5, यहाँ देखें लायबिलिटी अकाउंट में 5,000 बुक किए थे हमने, यहाँ पे हमने लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दिया, तो 5,000 ऑन बिहाफ जो पेमेंट करनी थी वो यहाँ पर हमने सेट ऑफ कर दी। अच्छा थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई है, मैं इसको दोबारा से शॉर्ट करता हूँ। कस्टमर ने परचेज बुक की 1,00,000 की, एडवांस टैक्स बुक किया 500 का, टोटल पेमेंट करनी थी ये वाली 1,05,000 की, ठीक है। लेकिन पूरी पेमेंट सप्लायर को नहीं करेगा, 95,000 सप्लायर को करेगा, 95,500 और 5,000 गवर्नमेंट को अदा कर देगा सप्लायर के बिहाफ पे, जैसे हम विद होल्डिंग प्रोविजन में करते हैं।
और उसकी एंट्री, उसकी पेमेंट ये कर दी, ठीक है? और ये विथहोल्डिंग टैक्स क्रेडिट था, यहाँ डेबिट होके नलिफाई हो गया, और अकाउंट पेबल 95,000 से क्रेडिट था, यहाँ डेबिट होके नलिफाई हो गया। ये वाली भी एंट्री नलिफाई हो गई, ठीक है? तो ये कस्टमर्स की साइड की एंट्रीज हो गई। अब आप आ जाएँ सप्लायर की साइड की एंट्रीज देख लेते हैं। सप्लायर की पहली एंट्री तो वही थी जो हमने पहले देखी थी, उसके बाद यहाँ एरर था, हमने सेट कर दिया कि 95,500 रुपए आए। इसको आने कितने चाहिए थे? आने तो चाहिए थे 1,05,500 रुपए, तो 95,500 रुपए यहाँ आए। तो कितने कम आए? 5,000 रुपए कम आए। तो 5,000 रुपए की एक एंट्री यहाँ हमें करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो यहाँ मैं 4 नंबर एंट्री को यहाँ वैसे ही आपको बता देता हूँ। यहाँ एडवांस टैक्स डेबिट, एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 153(1)(a) डेबिट होगा, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपए से। तो ये एंट्री एक यहाँ पे बनेगी, और ये एंट्री क्या है? ये एंट्री, ये 500 रुपए जो बुक हुए थे यहाँ पे, जो ऑन 236 में जो कस्टमर से रिसीव किया था पेमेंट, वो यहाँ पर पेमेंट कर दी, राइट? तो बस यहाँ हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं।